Hello students, so today we will be covering our chapter number 2 of political science, era of one party dominance. So this chapter deals about the era of one party dominance. So only one party dominated for several years. The one party which dominated was the Congress party. So Congress party dominated for several years after gaining independence. So this chapter is all about Congress. Clear? And how India faced the challenges of conducting the first general elections. Okay, so let's start the chapter. So first of all, let's see the world scenario. तो कैसा क्या वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा था एट द टाइम व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस. तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे काफ़ी कंट्रीज थी जिनको इंडिपेंडेंस मिल रही थी. क्लियर? सो बट ऑल कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी, बट ऑल दोज कंट्रीज दे कुड नॉट अफोर्ड डेमोक्रेसी. नेशनल यूनिटी जो थी वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और उनको ऐसा लगता था कि अगर वो लोग डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री के अंदर तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफ़िकल्टीज़ होगी डेमोक्रेसी की वजह से. सो दे हैव एक्सपीरियंस नॉन डेमोक्रेटिक रूल, और उन लोगों ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऑलरेडी वो लोग, जैसे कि वन पार्टी रूल या फिर डायरेक्ट आर्मी रूल, बट दे प्रिफर टू हैव नॉन डेमोक्रेसी ओनली. नाउ अब इंडिया के अंदर कैसा क्या सिनेरियो चल रहा था. सो व्हाट वाज द सिनेरियो इन इंडिया. सो आर लीडर्स दे ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी. आर लीडर्स दे डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड दे सॉ डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. और उनके लिए डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स था, ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफिकल्टीज अराउज कराने वाली कोई सिचुएशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज कम्प्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949. तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था और इसको साइन किया गया था 24 जनवरी 1950 के अंदर, एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. और ये इफेक्ट के अंदर आया था 26 जनवरी 1950 से. क्लियर? सो नाउ द फर्स्ट चैलेंज वाज टू इंस्टॉल फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट. तो जो पहला चैलेंज था इंडिया का वो था कि सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट हम एक सेटअप करें. तो जो इलेक्शन कमीशन था वो सेटअप हुआ था 1950 के अंदर. जनवरी 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन वॉज सेटअप एंड सुकुमार सेन. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट. सो नेम ऑफ द पर्सन, सो सुकुमार सेन ही बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने सुकुमार सेन. एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस दे वर एक्सपेक्टेड इन 1950. तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तो जो थे वो एक्सपेक्टेड थे कि शायद 1950 तक वो इलेक्शंस हो जाए. नाउ वॉट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाई इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे. लेट्स सी वॉट वर दीज चैलेंजेस. इट रिक्वायर्ड ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट था कि इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए बाउंड्रीज बनाई जाए. इट रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रल रोल लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट. जितने भी सिटीजन्स जो है वो वोट दे सकते हैं उन सबकी एक लिस्ट बना डालना. 18+ जो भी लोग थे जिनकी एज 18+ थी वो सब लोग एलिजिबल थे फॉर वोट. 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे एंड 3200 MLAs एंड 489 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वर टू इलेक्टेड. तो 17 करोड़ वोटर्स थे, 3200 MLAs इलेक्ट होने थे एंड 489 मेंबर्स लोकसभा के. इन सबको इलेक्ट करने के लिए एक पूरा इलेक्ट्रल सिस्टम बनाया गया था. सो ओनली 15% ऑफ द वोटर्स वर लिटरेट, और जो कि सिर्फ 15% लोग थे वो लिटरेट थे. तो इलेक्शन कमीशन को एक स्पेशल मेथड सोचना पड़े कि जिससे कि इलिटरेट और लिटरेट दोनों लोग वोट डाल सकें. तो इलेक्शन कमीशन को अराउंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन करना पड़ा एंड इट वॉज द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पुअर एंड इलिटरेट कंट्री लाइक इंडिया. तो बहुत ही पुअर और जो इलिटरेट कंट्री थी इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा टेस्ट था ये एक. इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि 18+ जो भी लोग हैं सबको वोटिंग राइट्स देना. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इट वॉज वेरी मच रिस्की. क्लियर? एंड मैनी पॉलिटिशियंस कॉल्ड दिस एज द बिगेस्ट गैम्बल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक्सपीरियंस बहुत ही रिस्की था. बट लेट्स सी क्या हुआ, क्या रिजल्ट रहता है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस. सो इलेक्शंस दे हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस. इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा. फाइनली दे हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952. तो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के अंदर इलेक्शंस हुए. मोस्टली ज़्यादातर जगहों पर 1952 के अंदर इलेक्शंस हुए थे, तो इसको इलेक्शंस ऑफ 1952 कहा जाता है. तो 6 मंथ्स लगे पूरा कैंपेनिंग के लिए 6 महीने लगे और
more than 50%, जितने भी वोटर्स थे, more than 50% of the eligible voters they turned out to vote and the results were accepted as fair by all. जो भी रिजल्ट्स आए वो सबने फेयर एक्सेप्ट करे थे. इंडियन एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग, जितने भी क्रिटिक्स वगैरह थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडिया के को कि इनका सिस्टम तो फेल होगा, इंडियन एक्सपेरिमेंट प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग. इट बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक लैंडमार्क बन गया पूरी सब जगह, पूरी हिस्ट्री के अंदर. क्लियर. कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, तो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के अंदर. तो 3 टर्म के लिए कांग्रेस बिल्कुल डोमिनेंट रही. तो पार्टी वन 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स. तो 489 के अंदर से 364 अलोन जो है वो कांग्रेस ने जीती थी सीट्स, और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सेकंड आई और उसने 16 सीट्स जीती. तो कम्युनिस्ट पार्टी इट वन 16 सीट्स. नाउ व्हाट वर द रीजंस, तो क्यों कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो क्या रीजंस रहे इसके. सो इट वाज पॉपुलरली नोन, तो कांग्रेस वाज अ पॉपुलरली नोन पार्टी. तो कांग्रेस जो थी वो पॉपुलरली नोन पार्टी थी एंड इट हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और इसने नेशनल लेगेसी जो थी उसको इनहेरिट करा था, कि मतलब जो इसके लीडर्स वगैरह थे वो बिल्कुल फोर फ्रंट के अंदर थे जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल्स वगैरह चल रहे थे. एंड इट वाज द ओनली पार्टी विच वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और ये ऐसी पार्टी थी जो पूरे कंट्री के अंदर स्प्रेड थी. जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड कैरिस्मेटिक लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उन सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल, आफ्टर इंडिपेंडेंस. एंड कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो आर्टिफिशियली बूस्टेड था बाय एफपीटीपी सिस्टम. तो एफपीटीपी सिस्टम की वजह से भी कांग्रेस का डोमिनेंस रहा. तो एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अगर देखो 3 पार्टी है ए बी सी एंड जो डी है वो कांग्रेस पार्टी है. ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आपकी डी है. तो इसको हमने कहा कि 40% वोट्स मिले कांग्रेस पार्टी को, और जो ए बी और सी पार्टी है देखो जैसे कि 10% इसको मिल गए, 30% इसको मिल गए, 20 इसको मिल गए. हाँ, तो देखो 10% वोट्स मिल गए ए पार्टी को, देन 30% वोट मिल गए बी पार्टी को एंड 20% वोट मिले सी पार्टी को. क्योंकि ये तीनों पार्टी अलग अलग है, अकेली अकेली खड़ी है, तो इनके जो वोट्स है वो डिवाइडेड है, बट इनका रेशियो ज़्यादा है. बट जो हमारी कंट्री के अंदर जो सिस्टम चलता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि इस पार्टी को 40% वोट मिले हैं और ये अकेली पार्टी है, इसीलिए ये जीत रही है. ये सारी जो पार्टीज़ हैं इनके वोट्स डिवाइडेड है, इस वजह से ये नहीं जीत पा रहे हैं. सो दैट्स द ड्रॉबैक. तो ये आर्टिफिशियली बूस्टेड था एफपीटीपी सिस्टम से. इतने सारे पीपल जो है वो नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते, बट क्योंकि 40% लोग जो है वो चाहते हैं और ये तीनों पार्टीज डिवाइडेड है, इसलिए कांग्रेस जीत जाती है. तो ये होता है एफपीटीपी सिस्टम. क्लियर है. Now the state elections were held, so the Congress won majority seats in all states. So कांग्रेस ने सभी जगह सीट्स जो है वो विन करी एक्सेप्ट इन ट्रावनकोर, मद्रास एंड उड़ीसा. तो इन 3 स्टेट्स के अंदर मेजॉरिटी नहीं मिली, बट दे मैनेज टू इस्टेब्लिश गवर्नमेंट. तो फिर भी कांग्रेस मैनेज कर लेता है एंड दे इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड दे वर एबल टू रूल एट नेशनल स्टेट लेवल. जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड जवाहरलाल नेहरू ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. तो हमने देखा था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में डोमिनेंस था, तो 52 to 62 कैसे रहा उसका डोमिनेंस. तो सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस के अंदर भी कांग्रेस इट मेंटेन द सेम पोजीशन, वही सेम पोजीशन मेंटेन करी थी. एंड जो 3/4 सीट्स थी लोकसभा के अंदर वो कांग्रेस की थी. जो डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन फ्यू केसेस, अब कई केसेस के अंदर उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, जैसे कि केरला के अंदर हम बात करते हैं तो 1957 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी आई, वहाँ पर दे कैन नॉट सिक्योर मेजॉरिटी इन 1957. नाउ अब क्या नेचर रहता था कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस डोमिनेंस का क्या नेचर रहा. जैसे कि हम बात करते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं वर्ल्ड के एग्जांपल्स से हम डिस्कस करेंगे. तो चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, अब ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पर सिर्फ सिंगल पार्टी अलाउ है, इसीलिए वहाँ पर जो है एक पार्टी डोमिनेंट किए जा रही है, एक पार्टी डोमिनेंट है बहुत सालों से. बट अब जैसे कि है म्यांमार, बेलारस एंड इजिप्ट, इसके अंदर भी सिर्फ 1 पार्टी रूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लीगल और मिलिट्री रीजंस की वजह से सिर्फ एक पार्टी को अलाउ करता है. अब क्या डिफरेंस रहता है इंडिया इन केसेस के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस. तो इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टी सबसे पहले तो इलेक्शंस कंटेस्ट कराती है एंड कांग्रेस हैड मैनेज टू विन एवरी टाइम. तो इन तीनों टाइम में कांग्रेस ने मैनेज करा है जीतना. बहुत सारी पार्टीज़ ने इलेक्शंस कंटेस्ट करे थे, और जो कि इलेक्शंस है वो एक डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंदर होते हैं. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड सिनेरियो एंड ऑफ इंडिया.
Clear. Now what were the other reasons of the dominance? So it is seen as the inheritor of the national movement. तो कांग्रेस को एज अ इनहेरिटर भी देखा जाता है. लीडर्स हु फोर फ्रंटेड द स्ट्रगल जॉइन द कांग्रेस, और जो लोगों ने स्ट्रगल के लिए सबसे आगे रहे वो लोग, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करा. इट वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज पार्टी, और एक बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी. इट हैड फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, इसके पास फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज भी थी. एंड इट्स नेचर वॉज ऑल इंक्लूसिव, इसका नेचर भी ऑल इंक्लूसिव था. एंड इट हैड ऑर्गेनाइज नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल, और नेटवर्क जो था वो भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज था. क्लियर. और बिल्कुल लोकल लेवल तक कांग्रेस का नेटवर्क था. द कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, तो कैसे कांग्रेस एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी कि उसके अंदर सारी तरह की चीज़ें अकोमोडेटेड थी. तो लेट्स सी. तो कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप था 1885 तक, एंड देन इट इवॉल्व एज अ मास मूवमेंट द 20th सेंचुरी. फिर ये एक मास मूवमेंट की तरह इवॉल्व होने लगी. सो इट बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग. तो ये जो थी ये ऐसे बिगेन हुई थी कि सिर्फ इसमें इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट पीपल और अपर क्लासेस के लोग हुआ करते थे. बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, इसका सोशल बेस वाइडेंड होता गया. एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, और एक रेनबो लाइक कोलिशन में डेवलप हुई. फिर इसके अंदर सब तरह के लोग, क्लासेस, रिलीजन्स, क्रीड्स, कास्ट, लैंग्वेजेस, दे ऑल रिप्रेजेंटेटेड इन कांग्रेस. इट अकोमोडेटेड, सब तरह के लोगों को अकोमोडेट करना शुरू करा. रिवॉल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, रैडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, राइट एंड लेफ्ट, सो ऑल वर देयर. सो इट हैड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर, एंड इट वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज, दे वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस. और बहुत सारी पार्टीज वगैरह अलाउड थी कि वो कांग्रेस में रह सकती है. द टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, तो भी फैक्शंस क्या होते हैं ये हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि इट अलाउड टू एग्जिस्ट, मेनी ग्रुप्स एंड पार्टीज दे वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस. सो अब इनका कैसे मैनेजमेंट वगैरह होता है. तो सबसे पहले फैक्शंस क्या होते हैं, लेट्स सी दिस थिंग. तो फैक्शंस दे आर ग्रुप्स विद इन अ पार्टी. जैसे कि कांग्रेस सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो वो होते हैं फैक्शंस. तो कोलेशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन, तो कोलेशन में सारे लोग रहते हैं जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं. तो इन फैक्शंस की वजह से क्या रहता था, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ऑल, ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड. तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जो है लोगों की वो सब अकोमोडेट किए जाते थे कांग्रेस के अंदर. फैक्शंस जो है वो एक वीकनेस बनने के बजाय ये एक स्ट्रेंथ बनी कांग्रेस की. बहुत सारी पार्टीज थी इंक्लूडेड कांग्रेस के अंदर, तो बाहर से कोई पॉइंट आउट करता कोई प्रॉब्लम का, उससे पहले ही कांग्रेस के विद इन जो फैक्शंस हुआ करते थे वो उस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर देते थे. तो दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस इट बिकेम अ स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस. क्लियर. नाउ व्हाट वाज कांग्रेस सिस्टम. तो कांग्रेस सिस्टम क्या था. सो कांग्रेस इट अपीयर एज अ ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी. Opposition and other parties influenced policy and decision making from the margins. For the first decade, Congress acted as a ruling party as well as opposition. तो उसने एज ए रूलिंग पार्टी भी एक्ट करा और ऑपोजिशन पार्टी भी एक्ट करा. ऑपोजिशन पार्टी मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर बहुत सारे फैक्शंस थे, तो ऑपोजिशन पार्टी की तरह भी उसने एक्ट करा. ना एमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, तो पार्टीज ऑपोजिशन पार्टीज बहुत सारी पहले से थी और बहुत सारी न्यू इमर्ज होती जा रही थी. So India had a large number of diverse and vibrant opposition parties. Some of these had come into being even before the first general elections. Now what was the role played by opposition? तो opposition party क्या role play करा करती थी. So they prevent the resentment within the system from turning anti-democratic. तो एंटी डेमोक्रेटिक होने से प्रिवेंट करता है ऑपोजिशंस. क्रिटिसिज्म करते हैं वो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी या जो भी पार्टी रूल कर रही होती है. दे कीप देम अंडर चेक एंड दे ग्रूम द लीडर्स टू प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग ऑफ अवर कंट्री. और वो ग्रूम करते हैं लीडर्स को कि वो और क्रूशियल रोल प्ले कर सके कंट्री को और अच्छा कुछ दे सके. क्लियर. Now, in the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and opposition. तो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करती थी कांग्रेस के लीडर्स और ऑपोजिशन लीडर्स के अंदर. जवाहरलाल नेहरू भी बहुत सारे ऑपोजिशन से इनवाइट करते थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे उनको इनवाइट करा. जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उनके अंदर बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स इंक्लूडेड थे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दे ऑल वर इंक्लूडेड इन दी. देन दिस रिस्पेक्ट डिक्लाइन आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रू मोर इंटेंस. और ये रिस्पेक्ट है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी जैसे जैसे कंपटीशन और इंटेंस और भी ज़्यादा होने लगा, तो ये रिस्पेक्ट डिक्लाइन होने लग गई. सो स्लोली कांग्रेस लॉस्ट पावर एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस. धीरे धीरे कांग्रेस पावर लॉस्ट करने लगी एंड देन अदर पार्टीज स्टार्टेड गेनिंग सिग्निफिकेंस. तो ऐसे ये सब डिक्लाइन हुआ.
क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. इसके अंदर बेसिकली हमने यही पढ़ा है कि कांग्रेस का कैसा डोमिनेंस रहा, क्यों डोमिनेंस रहा, ठीक है, कितने टाइम के लिए रहा. So if you like the video, do not forget to like, share and subscribe. Also you can get the PDF of this video lecture on my Telegram channel. You can join my Telegram channel from the link given below in the description. Thank you for watching.